नमस्कार, मैं हूं अनामिका और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। हमेशा की तरह आज भी मैं आप सभी दर्शकों के लिए लेकर आई हूं बहुत कुछ खास। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं खबरें खेती की, मौसम समाचार और मंडी भाव। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खुशबू मुस्कान। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सब्जी की फसल में कीट एवं व्याधि नियंत्रण हेतु बीजोपचार करना हुआ आवश्यक। आमदनी बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन एक अच्छा व्यवसाय। और अब समाचार विस्तार से। कृषि निदेशालय के सूचना के आधार पर विगत कुछ दिनों पूर्व फैलिन तूफान का कहर किस कदर देश के कई हिस्सों में बरपा है, इससे हम सभी वाकिफ हैं। राज्य में खेती के परिप्रेक्ष्य में भी इससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में होने वाली क्षति से इनकार नहीं किया जा सकता। समय पर रोपे गए हैं कम दिनों वाले धान के पौधे यदि गिर गए हो या देर से रोपे गए धान पानी में डूब गए हो तो वर्षा खत्म होने के उपरांत जल निकास की जल्दी व्यवस्था करें। अभी रबी फसलों की बुआई के समय है, लेकिन खेत में पानी लगने के कारण पर्याप्त से ज़्यादा नमी है, अतः खेत से पानी निकालने के उपरांत ही बुआई किया जाए। धान एवं मक्का की जो आगात किस्में लगी हुई हैं एवं अभी परिपक्वता की स्थिति में हैं, तो कड़ी फसल को काट लेना चाहिए, क्योंकि चूहा का प्रकोप बढ़ने की संभावना होती है। किसान भाइयों, आज आपको हम ICAR के वरिष्ठ वैज्ञानिक असित चक्रवर्ती से मिलवाते हैं, जिन्होंने मुर्गी पालन की खूबियों को बताया है। साथ ही मुर्गी पालन कैसे करें जिससे आपकी आमदनी भी अधिक हो, इसकी भी जानकारी दी है। मुर्गी एक लाभजनक व्यवसाय है। अगर आप वैज्ञानिक तौर से मुर्गी पालन करें तो उसमें आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। मुर्गी पालन करने के लिए पहले आपको चुनना पड़ेगा कि आप अंडे के लिए पालेंगे कि मांस के लिए पालेंगे। अगर मांस के लिए पालेंगे तो इसको ब्रॉयलर फार्मिंग कहते हैं और अंडे के लिए तो लेयर फार्मिंग। लेयर फार्मिंग का कि ब्रॉयलर फार्मिंग का सबसे पहले मुद्दा होता है कि आप जहां फार्म करेंगे इस फार्म किस जगह पे हो रहा है और इस जगह पे पानी, बिजली और सारे जान वाहन का सुविधा है कि नहीं। और चौथी बात जो आता है वो होता है मार्केटिंग। अगर आपका मार्केट सही नहीं रहे तो आप इसमें ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाएंगे। आज के हमारे प्रगतिशील किसान हैं हाजीपुर वैशाली के किसान सुरेंद्र कुमार। ये आम की गुठली का साटा तैयार करने के साथ साथ आम का पौधा भी तैयार कर लेते हैं। ये 2 बीघे में आम की गुठली का पौधा लगाए हैं, जिससे इन्हें लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता है। कलमी का पौधा हम लोग तैयारी करते हैं सर, और ये पौधा तैयारी करने से पहले हम लोग आम का गुठली तैयारी खेत में करते हैं और खेत में तैयारी करके हम लोग साटा लगाते हैं। साटा लगा करके खेत में फिर आसिन कार्तिक में और सिंचाई करके उसको जकीरा डालते हैं और जकीरा डाल करके हम लोग जो पौधा हम साटा लगाते हैं वो पौधा आम का तैयारी करते हैं। लगभग करीब हम लोग 2 बीघा में पौधा लगाए हुए हैं। नर्सरी का लागत करीब 4 से 5 लाख रुपया लागत है, जो हम लोग साल में 1-1.25 रुपया बेनिफिट इससे कमा लेते हैं। लोग कमा तो लेते हैं ज़्यादा, लेकिन उसमें कुछ मजदूर लोग को भी देना पड़ता है, खेत का किराया भी देना पड़ता है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। प्याज 50 से 5200 रुपये कुंटल तक है। नया पुराना प्याज 50 और 52 तो कुंटल बिक रहा है। नया प्याज 46-47 कुंटल बिक रहा है। और आलू जो है, जो बोरा बिक रहा है 700 रुपये बोरा। बंगाल 700 रुपये बोरा है और लाल आलू 750 से लेकर 700 रुपये बोरा बिक रहा है। अब लेते हैं मौसम की जानकारी। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के ज़िलों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। हालांकि आमतौर पर मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। आज का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां आप हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। किसान भाइयों नमस्कार। मछली पालन के लिए बेहतरीन तालाब प्रबंधन कैसे किया जाए, इसी बारे में आज हम बातचीत करेंगे। इसके बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर टुनटुन सिंह, जो कनीय मत्स्य अनुसंधान पदाधिकारी हैं, मत्स्य अनुसंधान केंद्र मीठापुर पटना में। सबसे पहले बताया जाए सर कि तालाब में मत्स्य बीज संचयन के पहले कैसा प्रबंधन होना चाहिए? बिल्कुल आपने सही फरमाया। तालाब में मत्स्य बीज संचय से पहले जो प्रबंधन की जाती है, प्रबंधन के दृष्टिकोण से मछली के तालाब को 3 भागों में बांटा जाता है। संचय से पूर्व प्रबंधन, संचय के समय प्रबंधन और संचय के बाद प्रबंधन। मछली के बीज का संचय से पूर्व जो प्रबंधन होता है, उसमें पहला प्रबंधन है तालाबों की तैयारी। तालाबों की तैयारी के लिए सबसे पहले जो अवांछित जलीय खरपतवार है उसको हम तालाब से निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए मजदूर के मदद से निकालेंगे या जाल चला के निकालेंगे, या फिर बाजार में जो उपलब्ध रसायन हैं एक्वेटिक वीड्स को मारने वाली, वो जल कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित जो रसायन है उसका प्रयोग करके हम सबसे पहले जलीय खरपतवार का नियंत्रण कर लेंगे। इसके बाद में हम जो अवांछित मछलियां हैं, जो मांसाहारी मछलियां हैं, जो पाली जाने वाले मछलियों को खा सकती हैं, उसका हम उन्मूलन करेंगे। उसके उन्मूलन के लिए बराबर जाल चला के करेंगे, या फिर 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से महुआ का खल्ली का प्रयोग करके हम उसका उन्मूलन करेंगे, या ब्लीचिंग पाउडर 300 से 350 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करके हम अवांछित मछलियों का तालाब से उन्मूलन कर लेंगे। याद रहे, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्लोरीन की मात्रा 30% होनी चाहिए, और उसका उपयोग करने का समय सूर्यास्त के बाद है। सूर्यास्त के बाद अगर आप करेंगे तभी जाकर के वो इफेक्टिवली आपके तालाब में काम करेगा। इसके बाद अवांछित कीड़े मकोड़ों का हम उन्मूलन कर लेंगे। अवांछित कीड़े मकोड़े को उन्मूलन करने के लिए हम जो भी वनस्पति वैल है और सर्फ, इसका हम 18 केजी सर्फ और 56 केजी वायल का इमल्सन बना करके, या फिर 250 ml आइवरमेथिलीन, साइपरमेथिलीन या डेल्टा मेथिलीन या 10% साइपरमेथिलीन का उपयोग करके हम, या जो भी बायोपेस्टिसाइड है उसका उपयोग करके हम जलीय कीड़े का उन्मूलन कर लेंगे। इतना जब हो जाए तब हम जा करके फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट करेंगे। फर्टिलाइज़र के मैनेजमेंट में सबसे पहले 125 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से चूने का प्रयोग करेंगे घोल करके। इसके बाद में 250 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से सरसों का खल्ली या राई का खल्ली, 5000 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से गोबर, 250 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से सिंगल सुपर फॉस्फेट और 125 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से यूरिया, तथा 50 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से पोटास का प्रयोग हम करके 1 सप्ताह तक हम पानी को छोड़ देंगे। 1 सप्ताह छोड़ने के बाद हम खाली जाल चलाएंगे। खाली जाल चलाने के बाद हम उसमें 400 ग्राम प्रति एकड़ यानी 1 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से पोटासियम परमैंगनेट का छिड़काव कर देंगे। इसके बाद हम मत्स्य का बीज संचय का आगे का कार्यक्रम करेंगे। इस तरह से हम संचय पूर्व तालाब का प्रबंधन करते हैं। कौन कौन प्रजाति के मत्स्य बीज का संचयन करना चाहिए तथा उसका समय प्रबंधन क्या है सर? बिल्कुल आपने सही कहा। संचय पूर्व प्रबंधन के बाद बारी आती है मत्स्य बीज का प्रबंधन और मत्स्य बीज का किस समय हम ये करें। तो इसमें मछली की प्रजाति, मछली की संख्या, घनत्व, मछली का वजन, मछली की लंबाई और किस समय हम बीज डालें, ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे किसानों को ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रजाति की बात करें। किसान बंधु, पाली जाने वाली मछलियों में 6 प्रजाति प्रमुख हैं: कतला, रेहू, मृगल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प। ये 6 प्रजातियां अलग अलग पानी में डिफरेंट लेयर में रहती हैं। तो नीचे में रहने वाली जो मछलियां हैं, कॉमन कार्प, मृगल, उसका 40%, ऊपर में रहने वाली मछली जो कतला है और सिल्वर है उसका 40%, और 20% बीच में रहने वाली 20% बीच में रहने वाली मछली रेहू का संचयन करना चाहिए, और 10% के लगभग में ग्रास कार्प जो पूरे तालाब में विचरित करती है उसका हमें संचयन करना चाहिए। इस तरह से
तालाब का तीनों जो प्रोडक्टिविटी लेयर है वो पूरा इकोलॉजिकली बैलेंस हो जाता है और किसान बंधु ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्रति हेक्टेयर ले सकते हैं। लेकिन दूसरा एक ये भी पहलू है, अगर मार्केट में किसी विशेष प्रजाति का कीमत ज़्यादा है और आपका पालन अगर पूरा का आहार पे ज़्यादा आधारित है तो आप मार्केट में प्राइस बेस्ड प्रजाति और फास्ट बढ़ने वाली प्रजाति का आप संचयन कर सकते हैं, जिसमें कतला, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प प्रमुख प्रजाति में से है जो बहुत फास्ट बढ़ती हैं और मार्केट में इसका मूल्य भी किसानों को ज़्यादा मिलता है। तो ये तो रही प्रजाति। अब है उसका आकार क्या होना चाहिए। संचय के समय जो बीज का आकार है कम से कम 30 सेंटीमीटर 30 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसका वजन 50 ग्राम, औसत वजन 50 ग्राम होना चाहिए। यानी ईयरलिंग का संचय किसान बंधु करें। इस साल का जो बीज है उसको अगले साल ईयरलिंग बना करके बीज अपने बीज बैंक में तब उसका प्रयोग करें। जहाँ तक घनत्व का सवाल है तो 1 पीस पर स्क्वायर मीटर यानी 1 हेक्टेयर में 10,000 पीस बीज जो है डिफरेंट प्रजाति का वो संचयन करें, जिससे कि उनको प्रति हेक्टेयर पैदावार मिनिमम नहीं होगा तो 5 महीने में वो कम से कम 5 टन पर हेक्टेयर के रेट से ले सकते हैं। अब रहा कि बीज डालने का समय क्या होना चाहिए। बीज डालने का समय जो है फरवरी और फिर जुलाई, फरवरी टू जून और जुलाई टू नवंबर। अगर किसान बंधु 2 क्रॉप का प्लानिंग करते हैं तो फरवरी टू जून और जुलाई टू नवंबर करें। अगर 1 क्रॉप का प्लानिंग करते हैं तो जून से लेकर के अप्रैल तक 10 महीने का क्रॉप का वो प्लानिंग कर सकते हैं। और बीज संचय से पहले ध्यान देने वाली बातें ये है कि बीज संचय से पहले अगर बाहर से आप बीज को ला रहे हैं तो उसका अनुकूलन प्रॉपर होना चाहिए। बाहर से बीज लाते हैं तो जितनी पानी आपके पॉलीथीन बैग में है उतनी पानी आप अपने तालाब को मिलाएं, 10 मिनट तक उसको अनुकूलन करें, इसके बाद आप अपने तालाब में बीज को उल्टें। मत्स्य बीज संचय के बाद कैसा प्रबंधन होना चाहिए सर? बीज डाल देंगे किसान बंधु जब अपने तालाब में बीज का संचयन कर देंगे उसके बाद का प्रबंधन का बहुत ज़्यादा रोल है कि आपकी उत्पादकता बिल्कुल संचय के बाद आप कैसे उसकी देखभाल करते हैं उस पर निर्भर करता है। उसके लिए जो प्रमुख बिंदु पे ध्यान देने वाली बात है वो है आपको पूरा का आहार का प्रबंधन और उर्वरक का प्रबंधन। उर्वरक के प्रबंधन में प्रत्येक महीना में 2 बार उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। अगर किसी महीने के पहली तारीख को आपने गोबर का प्रयोग 1000 से 1500 केजी प्रति हेक्टेयर किया है तो फिर 15 तारीख को 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से सिंगल सुपर फॉस्फेट और डीएपी का प्रयोग करेंगे। और उर्वरक के प्रयोग से 2 दिन पहले कम से कम 10 से 15 केजी कैल्शियम कार्बोनेट जो एग्रीकल्चर लाइमस्टोन है उसका उपयोग करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि चूना एक कंप्लीट संतुलन पैदा करता है आपके तालाब में। जो चीज़ आप आगे डालने जा रहे हैं वो प्रभावी ढंग से काम करे, इसलिए चूना को वाटर कंडीशनर कहा जाता है। तो उर्वरक डालने से 2 दिन पहले चूना का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक 15 दिन पे 1 बार जैविक खाद, उसके अगले 15 को रासायनिक खाद। इस तरह से हम उर्वरक का प्रबंधन करेंगे। जिस महीने में तालाब का पानी ज़्यादा हरा हो जाए उस महीने में रासायनिक खाद का प्रयोग हम अपने तालाब में बंद कर देंगे। इसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रासायनिक और जैविक खाद से जो प्राकृतिक भोजन बना जिसको फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन बोलते हैं वो हमारे मछली के वृद्धि के लिए काफ़ी हो। इसीलिए वैज्ञानिक ढंग से मछली पालन करने में पूरक आहार का बहुत ज़्यादा रोल है। पूरक आहार के रूप में हम सरसों का खल्ली और चावल का कुंदा बराबर मात्रा में मिला के या जो बाज़ार में उपलब्ध फीड है, कमर्शियल कंसंट्रेटेड फीड है, उसका प्रयोग करेंगे। प्रथम महीने में अगर हम 2 क्रॉप का प्लानिंग करते हैं तो 1 हेक्टेयर में हम अगर 10,000 प्रति हेक्टेयर बीज डालते हैं और उसका औसत वजन अगर 50 ग्राम है तो 5 क्विंटल बीज की आवश्यकता होगी। और उस 5 क्विंटल को अगर हम खिलाएंगे तो प्रथम महीने में अगर हम 5% के दर से खिलाते हैं तो 25 केजी पर डे हमारा फीड का रिक्वायरमेंट होता है। दूसरे महीने में 4% के रेट से खिलाएंगे तो 35 केजी। तीसरे महीने में हम अगर 4% के रेट से खिलाएंगे तो 56 केजी। चौथे महीने में हमारा वो बढ़ करके 90 केजी हो जाएगा। और 5वें महीने में अगर हम 3% के दर से खिलाते हैं तो 108 केजी पर डे फीड का रिक्वायरमेंट होता है। इस तरह से एक क्रॉप में हम 9 से 10 टन पूरक आहार की आवश्यकता होती है। और उस पूरक आहार का अगर फूड कन्वर्सन रेशियो यानी कितना खाएगा तो कितना बनेगा, अगर 2:1 है, 2 केजी में अगर 1 केजी मछली बनती है तो 10,000 केजी फीड खाने के बाद 5,000 केजी मछली मिनिमम आपको
किसान बंधुओं को प्राप्त होगा 5 महीने में। तो इस तरह से पूरक आहार का प्रबंधन करेंगे। मछली जल्दी बढ़े इसीलिए उसको प्रोबायोटिक्स का प्रयोग करना है। 5 से 10 ग्राम प्रति केजी फीड में हम प्रोबायोटिक्स डालेंगे। इसके अलावा जो सूक्ष्म खनिज तत्व है वो 5 से 10 ग्राम पर केजी फीड में वो भी हम डालेंगे, जिसको मिनरल मिक्सचर कहते हैं, जिससे कि हमारा पैदावार जल्दी से जल्दी आओ और ग्रोथ काफ़ी से काफ़ी हो। इस प्रबंधन में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए सर? बिल्कुल आपने सही कहा। सावधानी के तौर पे मछली पालन में जो मुख्य बातें हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए किसान बंधुओं को, उसमें बता दें कि बीज कंप्लीट स्वस्थ होना चाहिए, इसका निश्चित रूप से वो जांच कर लें। इसके बाद तालाब के चारों तरफ साफ सुथरा रखें। गर्मी के समय में एक बार निश्चित रूप से तालाब में जाल चलाएँ और जाड़े में 2 बार जाल चलाएँ एवं 45 दिन पे पोटाशियम परमैंगनेट का 400 ग्राम प्रति एकड़ यानी 1 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से वो पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव करें। 6 महीने में कम से कम 300 से 500 केजी सोडियम क्लोराइड जो खाने वाला नमक है उसका छिड़काव करें। जब भी कभी विपरीत परिस्थिति की हो, मतलब एडवर्स इकोलॉजिकल सिचुएशन जिस समय हो, उस समय हम पूरक आहार नहीं देना चाहिए किसान बंधुओं को, और किसी भी तरह का रसायन और किसी भी तरह का ट्रीटमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि मछलियाँ का बिल्कुल स्ट्रेस कंडीशन में रहती हैं। जहाँ तक बरसात में सवाल है, बरसात में जो इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े का जो आश्रय होता है और कीड़े मकोड़े अंडा देते हैं, उसके लिए 100 ml प्रति एकड़ के दर से साइपरमेथनिन और डेल्टामेथिलिन का उपयोग प्रत्येक महीने में करना चाहिए। और प्रत्येक महीने में ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाए रखने वाली जो दवा है, जिसमें O2 मैक्स है, ऑप्टी ऑक्सीजन है, एडॉक्सी है, मार्केट में जो भी दवा जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में कैल्शियम पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, उसका प्रयोग 400 ग्राम प्रति एकड़ से लेकर के 1 केजी प्रति हेक्टेयर के रेट से करना चाहिए। इस तरह से अगर हम करते हैं तो किसान बंधु को किसी भी तरह का बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा उनके मछलियों को। और मछली पालन में कहा भी गया है कि उपचार से बचाव अच्छा। तो इस तरह से हम अगर प्रिवेंटिव मैनेजमेंट अपनाते हैं तो हम बीमारी से ही नहीं बच सकते हैं, बल्कि हम प्रति हेक्टेयर अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी हम लोग जानकारी ले रहे थे मछली पालन के लिए बेहतरीन तालाब प्रबंधन के बारे में, और जानकारी दे रहे थे विशेषज्ञ डॉक्टर टुनटुन सिंह। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आप लाभ अवश्य उठाएंगे। आपने सर इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।